हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन के पार्ट में। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन के बाद कि कैसे कोई लाइट जब एक एयर से डेंसर मीडियम में आती है, अगर ये ग्लास है, ये ऊपर एयर है, तो एयर से ग्लास में आती है तो ये इंसिडेंट रे है जिसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ आई इंसिडेंस बनाया। तो ये रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और थोड़ा सा बेंड जो होगी वहाँ जो एंगल बनेगा उसे आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला था, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी। आज हम लो करेंगे रिफ्रैक्शन के कि कौन कौन से हमारे पास लो हैं। दो लोज हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन के। जो फर्स्ट लो है वो सेम है जो आपने रिफ्लेक्शन में भी किया था, वहाँ आपने इसको सेकंड लो के लिए पढ़ा था। यहाँ फर्स्ट लो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे हो या ये नॉर्मल हो या ये रिफ्रैक्टेड रे हो, सारे के सारे एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। सब एक्स वाई में ही डील करने हैं। ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, देन ये रे भी एक्स वाई में ही है और ये रे भी एक्स वाई में ही है। तो सारे एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल ऑन द प्लेन। प्लेन पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, प्लेन पे तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम इसको बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे जो आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सारे के सारे जो है वो क्या है? एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट लो था हमारे पास, वही चीज़ है जो आपने किया है। सेकंड लो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए स्नेल नेम से, उन्होंने एक रिलेशन ड्राइव करके बताया किसके बीच में? एंगल आई और एंगल आर के बीच में। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, यही रीजन है कि इस सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये क्या कहा उन्होंने कहा कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कि अगर रेशो ले ली जाए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो आपने मीडियम का पेयर लिया है, चाहे वो एयर है या फिर वो ग्लास है, तो जो आपने पेयर लिया है उसके लिए वो जो रेशो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इज कांस्टेंट। रेशो की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे आपने साइन ऑफ आई ले लिया, ये रहा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशो ले ली इसकी साइन ऑफ आर के साथ, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये है सेकंड लॉ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो उन्होंने कब ऑब्जर्व किया था? 1627 ईस्वी में।
1627 में उन्होंने इसको ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटली दिया था। ये जो कांस्टेंट आया निकल के, देखो कांस्टेंट किस लिए है, क्योंकि ऊपर भी वही टर्म है नीचे भी वही टर्म है, ऊपर भी एंगल है और नीचे भी एंगल है, और दो एक जैसी टर्मों को जब आप डिवाइड कर देते हो तो जो चीज आती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इस कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया, वो कांस्टेंट क्या कहलाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से डिनोट करते हैं इसको। आने वाले जो पार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत डीपली करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये आपको इन शॉर्ट में आपको बता दूं, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लाइट उस मीडियम में उतना ज़्यादा ही बैंड होगी। ये दिखाता है कि किसी मीडियम में लाइट कितना बैंड हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो लाइट कम बैंड होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा बैंड होगी। और इसकी कोई अपनी यूनिट नहीं होती, जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी से बना है, ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, तो एंगल से एंगल कट जाता है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। कैसे, अगर एग्जांपल भी लेना है तो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया आपको, हाँ मान 37 डिग्री दे दिया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया 24 डिग्री। तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, साइन 37 डिग्री साइन 24 डिग्री, साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.60। टेबल में से देखिए वैल्यू नोट की गई है। 10th में आपको इस तरीके की वैल्यूज नहीं जनरली सिखाई जाती, पर ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी निकल के, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। आपको सिर्फ ये चीज़ समझाई गई है यहाँ पर। तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस फिगर से रिलेटेड एक चीज और आपको सिखाई जाती है, वो क्या है, मैं यहां से रब कर देता हूं इसको। एक चीज और जो यहाँ पे टर्म सुनने को मिलती है वो ये कि अगर यहाँ पर एक नॉर्मल और ड्रॉ कर दें इस पॉइंट पर, तो ये तो एंगल आर, तो ये भी एंगल आर, कोरस्पोंडेंस, वर्टिकल अपोजिट एंगल जिन्हें आप बोलते हो, अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके अपोजिट, तो ये और ये एंगल तो सेम होंगे। अब रियर से डेंसर में जाते टाइम तो आपने पढ़ा था लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, लेकिन अब लाइट ऑलरेडी कहाँ पर है, ग्लास में है, और ये बाहर कहाँ आने वाली है, एयर में आने वाली है। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा रिफ्लेक्शन के कि जब डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, तो फिर जो रे होगी वो ऐसी होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो इतनी नहीं होगी पर ऐसे होगी। तो ये है, अब ई एंगल बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एमर्जेंट, यानी कि दो सरफेस का मीडियम। एक तो ये बाउंड्री थी जो ऊपर रेयर था नीचे डेंसर था, एक ये बाउंड्री आई जहाँ ये डेंसर आ गया और ये क्या आ गया, रेयर आ गया, तो यहाँ से बाहर निकली। ये चीज समझने में कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको क्लियर है कि एयर से ग्लास में आने पे लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और ग्लास से डेंसर में जाने में लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ती है। हम जो यहाँ समझना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट कहीं भी ना मुड़ती और सीधी निकल जाती, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होती, कुछ ऐसे, वो ऐसे जाती। लेकिन अब इस ग्लास का पीस रखने की वजह से ये जो ऐसे जानी थी यहाँ से जा रही है, इतना डिफरेंस आ गया पाथ में। अगर ये ग्लास ना होता तो ये रे तो सीधा ऐसे ही जानी थी, पर इस ग्लास की वजह से पहले यहाँ बैंड हुई फिर यहाँ बैंड हुई, तो इतना डिस्टेंस इनके बीच में आ गया। इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं d, और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि ओरिजिनल रे और जो एमर्जेंट रे बाहर आई है उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिया जाता है, तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो क्या बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किस के बीच का डिस्टेंस है ये, एक तो ओरिजिनल जो बिल्कुल ये थी आपके पास ओरिजिनल रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, एंड दूसरी क्या जो अब निकली है फाइनली, जिसको एमर्जेंट रे बोला जाता है, एंड एमर्जेंट रे, इनके बीच का ये जो है आपके पास क्या है डिस्टेंस है। और एमर्जेंट रे को हम क्या लिखेंगे, कमिंग आउट ऑफ ग्लास, जो ग्लास से बाहर आ रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ ग्लास, इनके बीच का जो है उसको हमने क्या बोला, ग्लास स्लैब है ये, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डी से इसको डिनोट किया गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़े, और लॉज के बाद एक चीज़ ये भी पढ़ी कि जब ये दो मीडियम में से क्रॉस करता है तो हमने क्या देखा, ओरिजिनल रे और एमर्जेंट रे के बीच में गैप आ जाता है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाले तो उसको क्या नाम देते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। तो आपने इसको रिवाइज कर लेना है।